नमस्कार, आप देख रहे हैं VMCT टॉक्स। मैं हूं कोमल आर्यर। आज एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं। यूं तो उनका प्रोफेशन डॉक्टरी का है, लेकिन वो समाज सेवा में काफ़ी आगे बढ़कर काम कर रहा है। उन्होंने यहाँ के कई दलित महादलित बस्तियों में जाकर एक अपना नया कहानी रचा, इतिहास रचा है। जिस बस्ती में आज तक कोई नेता लीडर या यूं कह ले कि वहाँ कोई नहीं जाता हो, वहाँ पे जाकर उन्होंने एक अनोखी मिसाल कायम की है। तो उस शख्सियत से मिलवाने से पहले उनका एक छोटा सा और इंट्रो देना चाहूँगा कि वो इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर है। उनका वीडियो काफ़ी मिलियन में व्यू जा रहा है, लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं। तो अब बिना किसी भूमिका को बनाते हुए सीधा उन शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। ये है डॉक्टर रमन झा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है VMCT टॉक्स पे। इन दिनों आपका वीडियो जो है काफ़ी मिलियन में जा रहा है। आप जो वीडियो बना रहे हैं उसका कंटेंट क्या है जो लोगों को इतना अच्छा लग रहा है? गोड़ लगे छुआ, मैं रमन। यही है मेरा कंटेंट और छोटा छोटा प्रयास। लोग अपने दिनचर्या से कैसे ठीक हो, अपने किचन के सामान से कैसे ठीक हो, बस एक ही उद्देश्य है कि लोग को हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं है। भगवान ना करे कि कोई हॉस्पिटल जाए, इसलिए कि जिंदगी भर लोग कमाते हैं और हॉस्पिटल में सब गवा देते हैं। जब भैया का इलाज हो रहा था तो 300 का सुई 15,000 में मुझे, जबकि मेरे पिताजी डॉक्टर, मेरे भैया डॉक्टर, मैं खुद डॉक्टर, मुझे खरीदना पड़ रहा था, जबकि वो सुई मेरे पास था। वो अलाउ नहीं किया और 300 का सुई MRP चेंज करके सरकार इस पे बैन अभी तक नहीं किया। दुख होता है कि सबसे आश्चर्य की बात है कि 3 नंबर की दवाई 3 गुना महंगा होता है और आप सोच सकते हैं कि 300 की दवाई 15,000 में खरीदना पड़ता था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं फिजिकली हर जगह नहीं पहुंच सकता हूं, तो डिजिटली हेल्थ टिप्स दे के लोगों को ठीक करें और छोटा छोटा टिप्स दे के अब मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड जुड़ने का मौका मिला। ये VMCT टॉक्स परिवार का सपोर्ट है कि हम एक छोटे छोटे प्रयास से समाज में स्वास्थ्य के क्षेत्र में छोटे छोटे टिप्स अपनी भाषाओं में समाज को दे रहे हैं और बहुत सुकून मिलता है। डॉक्टर साहब, आपने एक बात बोला कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाए, आप पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। तो जब लोग पेशेंट बन के आपके पास आएंगे नहीं तो फिर आपकी रोजी रोटी का क्या होगा? नहीं, जो बीमार पड़ते हैं वो तो इलाज कराएंगे ही। तो जो बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए भी हम सोचते हैं कि कम से कम में ये कैसे ठीक हो। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। तो ये ज़रूरत नहीं कि आप गरीब है मेरे पास दिखाने आए तो मैं फ्री में देख दिया, लेकिन आपके रास्ते से आप गुजरेंगे ना तो एक बार रुकेंगे ना तो आप जरूर आग्रह करेंगे कि डॉक्टर साहब फी नहीं दिलखिन, हमारा बच्चा के जान बचेलखिन, एक पेट खाना। लोग पेट के लिए ही ना करते हैं। तो एक दिन आपके यहाँ मुझे भोजन मिल गया और ऐसे ऐसे 365 लोग मिल गए, तो सालों भर हमको कमाने की जरूरत है क्या? आप प्रोफेशन से एक डॉक्टर है और फिर आप समाज सेवा से भी जुड़े, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि नहीं समाज सेवा करना है, अपने पैसे को जो बाद में रखेंगे बाद में करेंगे? ये जुनून और ये जज्बा कहाँ से आया? ये बखरी में एक मुझे लगता है गणमंडल में पहली बार DSP रामचंद्र राम जी थे, जो कि अपना पेशा करते हुए ना समाज में बदलाव के लिए कुछ कुछ काम करते थे। मैं बहुत छोटा था, घर पे आते थे, बड़े पापा से जुड़े हुए थे और समाज सेवा मेरे खून में है। बड़े पापा 60 साल पहले हाई स्कूल का जॉब का प्रिंसिपल का जॉब छोड़ के गांव की भलाई के लिए सलोना और सकरपुरा का जो लिंक रोड है, पगडंडी था और ईटा ढो के वो बनाया, जनता पुस्तकालय बनाया और उनका जो दिनचर्या था। और DSP सर अपना काम करते हुए समाज में बदलाव के लिए जो काम किए थे ना, तो हमारा अतीत ही मेरा प्रेरणा। हम अपने अतीत से सीखे हैं कि कौन क्या है, अच्छी चीज़ों को सीखना और हम अपने अतीत से जो सीखे उसको बांटना, बस यही कर रहे हैं। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके लिए जो है आपने जो स्थानीय स्तर पे जो हमने देखा है कि आप दलित महादलित बस्ती में जहाँ पे नेता जनप्रतिनिधि इवेन यहाँ तक कि कह ले कि कोई आम आदमी जाने का सोच नहीं सकता, उस गांव में भी जा कर के एक अच्छा कर सकते परिवेश, शिक्षा के लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के किया है। उसमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है आपको और क्या परेशानियाँ रही हैं? सबसे पहले तो वहाँ जाने का प्रेरणा जो मुझे मिला ना, विकास आर्या है, बहुत 20 साल मुझे लगता है जूनियर होगा, और वो बोला कि भैया इसको कोई नहीं बदल सकता, इस मुसहर को। और ये 2011 की बात है। वो एक अपने आप में जीके है और वो जब मुझे ये बोला ना कि इस समाज को कोई नहीं बदला है,
तो अचानक मेरे अंदर एक अजीब सा महसूस हुआ कि क्यों नहीं बदल सकता। तो मॉर्निंग वॉक में हम सिमाना गांव में गए और वहाँ पे ना सिर्फ समय दिए। मुझे याद है कि आप भी एक दो बार उस बस्ती गए थे आपके साथ और वो विकास आर्या जो है ना, मुझे मेरे लिए वो प्रेरक बना कि ओकरा कोई नहीं खिलकेन तू नहीं कह सके छो, आज तक इतिहास में कोई नहीं बदला है। तो हम जब वहाँ गए तो वहाँ देखे वास्तव में स्थिति ऐसी थी कि मुझे लगा कि हम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जिद थी ना कि करेंगे ही, तो 5 साल मॉर्निंग वॉक का समय दिए और 5 साल में जो बदलाव हुआ वहाँ पे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज जो बदलना चाहता है ना वो बदल सकता है अपने आप को, और हम बस एक प्रेरणा स्रोत बन के गए वहाँ पे लोगों को। मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4 झाड़ू, और 4 झाड़ू जब जमीन को साफ करने के लिए झुका तो वहाँ के लोग झुकने के बाद झाड़ू लगाने नहीं दिए। डॉक्टर साहब वहाँ झाड़ू लगे हुए, संभव ही नहीं है। और मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, और जो बदला है वहाँ जो बदला हुआ है, आज 9 साल से वहाँ 3-3 लाख रुपया खर्च करके सरस्वती पूजा होता है। मनोज सदा ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद वहाँ एजुकेशन का हब बनाया, वहाँ पढ़ाई होता है। एक किराना दुकान खोला, शादी कर लिया, दोनों पैर से विकलांग है, 4 बच्चे हैं, 4 कट्ठा जमीन खरीद लिया। और उस गांव की जो हम कर सकते हैं, सबको बदलने का ठेका बिल्कुल नहीं लेना, जो बदल सकते हैं उस पर काम करना है, जिसके अंदर कुछ है। तो छोटा छोटा प्रयास किए, बस अपना समय और जो योग्यता था, योग्यता पाने की टेंडेंसी कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, सीखने की टेंडेंसी। और बिना उम्मीद का जब आप कीजिएगा ना तो बड़ा सुकून मिलता है। आज तक कभी कोई उम्मीद नहीं किए थे, ना वोट बैंक की राजनीति करना है, ना जात पात, बस बदलाव और चरेवेती पे काम करते रहे और सफलता मिल रही है, अच्छा लगता है। आपने बताया 2012 से लेकर के अभी 2025 से लगभग एक दशक से अधिक का वक्त रहा। तो ये सब करते हुए कभी ये ख्याल नहीं है कि भाई हम कहाँ आके फंस गए हैं, ये नहीं करके हम अपने पुराने प्रोफेशन में चले जाए। आपका क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर इसके पीछे क्यों नहीं दिमाग लगा करके फिर से जो है इसी अलग में जलाने के लिए आप लगे रहे? हर दिन ना कुछ सीखने को मिलता था उन बच्चों के बीच में। मुझे याद है कि उजान बाबा में जब नदी सूख गया था तो जेसीबी से एक पोखरनुमा बनाए थे, दाह संस्कार होता है वहाँ पर। तो वहाँ पे कुछ बच्चे, मतलब अभाव में लोग अपने पैशन को कैसे जिंदा रखते हैं। हमारे बच्चे, आपके बच्चे मिकी माउस पे ऊपर चढ़ के फिर नीचे गिरते हैं। जो मिट्टी दिए थे, टीला बना था, बारिश हुई तो स्किप करने का वो फिसलन बन गया था, बच्चे पीछे से चढ़ के उससे जो स्किप करता, आज भी वो वीडियो है। उस दिन बहुत सुकून मिला कि इसको कैसे पता कि मिकी माउस मेरा ये है। तो हर दिन हर बच्चों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। एक प्रेम था सिमाना में, वो ऐसे बात करने पे हकलाता था, मतलब आवाज़ फंसता था, लेकिन जब वो गाना गाता था ना तो सुर में गाता था। एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार खिलाने के लिए दीवार पे पेंट करवाए थे सामुदायिक भवन में, वो पर्सनल कोई आदमी कैप्चर किए हुए था। तो भूसकार निकाल के वहाँ से साफ सुथरा करके जब पेंट हुआ तो एक बच्चा ईटा के टुकड़ा से दीवार पे फिनिशिंग के साथ सरस्वती जी का फोटो बनाया, 7-8 साल का बच्चा था। दूसरा बच्चा उसको मार खिलाने के लिए कि सर देखियो ना, हाँ रंग करवेलिए, और वो गंदा कह दिलक। जब हम गए देखने तो उसका आर्ट देख के हम दंग रह गए। उसी कड़ी में एक ट्रैक्टर दिखा, खिलौना, पता चला कि कोई पागल बनाया है, तो बड़ा हिट किया दिमाग में कि कोई पागल इतना बढ़िया कैसे बना सकता है। तो कड़ी से कड़ी जुड़ते रहा। एक दिन पटना जा रहे थे ट्रेन के विकलांग बॉगी में मिला एक आदमी। एक्चुअली छठ का समय था और सीट नहीं मिल पाया, बैठ नहीं पाया, और बिना टिकट हम हमेशा डरते थे। तो उस दिन ना विकलांग बोगी में चढ़े कि अगर पकड़ेगा ना तो हम भी नंगरा के निकलेंगे, लेकिन बिना टिकट था, लेकिन लगा कि विकलांग बोगी में चढ़ना भी अपराध है, तो इसलिए छठ में जाना था, माँ फोन की थी, तो बोले चलो विकलांग बन जाएंगे लेकिन घर जाएंगे, घर जाना है। तो वहाँ मोहम्मद रहमान मिला, ब्राह्मण थे जो चाहते मुसलमान है, तो हम शायद उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक इंसानियत 5 मिनट में जो उससे बात करने लगा, बंदे में कुछ है, जरूर कुछ करेगा। तो बोला सर गांव गए थे, किताब के लिए पैसा नहीं था, तो लौट के जा रहे हैं, तो एक कंपटीशन था, नीट का एग्ज़ाम था, उस किताब मेरे लिए ज़रूरी था। उस वक्त मेरे पास 5,000 रुपया था, हम उसको दिए 5,000 रुपया। कैडबरी का एक मैनेजर, वो भी उस विकलांग में इसलिए चला था कि उसको भी सीट नहीं मिला था,
वो हमको बोला कि सर आप क्या कर रहे हैं, जानने पहचाने इसको पैसा दे रहे हैं, पागल है क्या आप। हम बोले आप अपना नंबर दीजिए, ठीक 3 साल बाद हम फ़ोन करेंगे, अगर मेरा आंकड़ा गलत नहीं होगा तो 3 साल बाद आपको फ़ोन करेंगे। एग्जैक्टली 3 साल बाद वो लड़का फ़ोन किया कि सर पूरे भारत में 90 में टॉप किया। उसके बाद मुझे याद है शायद उस प्रोग्राम में आप भी होंगे जिसमें शरद विवेक सागर एक हॉल में आए थे। हाँ। उस लड़के को बुलाए थे, डीएम सीमा त्रिपाठी भी आई थी, और उस लड़के को 50,000 रुपये एडमिशन में घट रहा था। 3 साल हम उसको हेल्प किया मेंटली और थोड़ा बहुत आर्थिक। 1 साल बाद वो फ़ोन किया कि सर 1,48,000 हमको स्कॉलरशिप मिला, हम आपको देना चाहते हैं। तो उस वक्त भावुक हो गए और उसको हम बोले कि सच में लगता है कि हम तुमको कुछ मदद किए हैं तो तुम भी एक को बनाना। और ऐसे करते करते लगभग 5,000 से ज़्यादा हैंडीकैप को हम मदद किए और कोई प्रचारित नहीं किए, बस सुकून के लिए काम कर रहे थे। बहुत ऐसे हैंडीकैप्ड हैं जिसको हम करके भूल गए। मेरे पास डाटा नहीं है कि हम आपको दिखाएंगे कि इसको यहाँ किया उसको यहाँ की, करके भूल जाना। एक पुराने अतीत में मेरे दादा कहा करते थे कि अगर सामाजिक वर्क करना है ना तो इस काम से, अगर सामाजिक काम करते हो तो इस काम को पता नहीं चलना चाहिए। आज वोट बैंक के चक्कर में 2 साल सामाजिक काम करेंगे, तीसरे साल खड़ा हो जाता है और सोशल मीडिया पे वो एक साड़ी देते हुए 10 लोग पकड़ते हैं, आज एक केला बांटते हुए 10 लोग फोटो खिंचाते हैं। दिखावे का दुनिया हो गया और मनुष्य की सामाजिकता खत्म हो गई। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी था, लेकिन मुझे लगता है जिन लोगों को आपने मदद किया, क्या उन लोगों से कुछ अच्छा फीडबैक मिला कि चलो ठीक है रमन सर हमको इतना प्रमोट किए तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि हम उस लायक हो गए तो रमन सर को मदद करें ताकि वो और भी लोगों को मदद कर सकें। मुंबई से जब एक बच्चा, एक मुसर बच्चा का फोन आया, सर हमरा चिल्लिए हमें रूपन, हम बोले नहीं चिन्हे सर। 2011 में सीमाना में हमरा पर गए थे, हम अभी यहाँ ठेकेदार छे, रामलगन कहाँ घर बना रहे थे तो हम 35,000 भेज रहे थे। हम कहलिए हमको नहीं चाहिए और हम लिए भी नहीं उससे पैसा, लेकिन वो मुझे फ़ोन करके बोला कि सर अहें हमरा पर लिया, हम मुंबई भी छे वह वजह से। तो ऐसे कई फ़ोन कॉल्स कभी कभी आते हैं, मैसेज आता है, कमेंट्स आता है, बहुत अच्छा लगता है कि आपने चर्चा के दौरान रामलगन का चर्चा किया। रामलगन पे एक डॉक्यूमेंट्री बना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी, उसके अंदर वो काफ़ी हाईलाइटेड हुआ। तो रामलगन की अभी जो वर्तमान में क्या स्थिति है और उसको उस स्तर तक पहुंचाने में किन बाधाओं का सामना करना पड़ा आपको? बाधा बस एक ही था कि मॉर्निंग वॉक करना पड़ता था और कोई बाधा नहीं था। अच्छा। मुझे वहाँ बहुत मन लगता था और रामलगन की जो वस्तु स्थिति थी, गूंगा बहरा, माँ नहीं पिता नहीं, एक फूस के घर में रहता था, वो भी टूट गया, स्मशान घाट से कपड़ा लाता था, तब की तस्वीर और अब की जो तस्वीर है, एक बढ़िया मधुबनी पेंटिंग बना हुआ एक प्यारा सा घर ईंटे का, और उन बच्चों के पास पढ़ाई रामलगन सुगम शिक्षा केंद्र नाम से, उसके बाद रामलगन सुगम स्वास्थ्य केंद्र, हर वीक वहाँ पे हेल्थ कैंप होता है, और अब हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं रामलगन रोजगार केंद्र। तो सिर्फ वजह एक रामलगन है, तो नाम ही इतना मर्यादित है, एक तो राम ऊपर से लगन, तो मज़ा आता है कुछ करने में और कोई बाधा नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम कीजिए ना तो बाधाएं नहीं, सहयोग मिलता है, चाहे ऊपर से हो या ज़मीन से हो, मिलता ही मिलता है। इधर 1 साल से डीएसपी सर पटना से आके बकरी में थे और बीच में मैं थोड़ा टूट गया था, तो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, क्योंकि घर में अचानक परेशानियों का सैलाब आ गया, तो वो ढाल बन के, चूँकि कुछ परेशानी ऐसा हो गया कि हम साझा भी नहीं कर सकते हैं, तो उस विषम परिस्थिति में वो मेरा गार्जियन बने। तो हम किसको किस रूप में, भगवान के रूप में वो आ गए, तो किसको किस रूप में आप मानते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो सहयोग मिल ही जाता है, और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से हम जीवन में एक ही चीज़ सीखे हैं कि आदमी कमाना सीखो, पैसे के पीछे मत जाओ। सरस्वती आपके पास है ना तो लक्ष्मी आएगी ही आएगी। तो सरस्वती सीखना उनसे और बांटना, सीखने की प्रवृत्ति और बांटने की टेंडेंसी अगर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर रमन झा, जिन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब बेबाकी से दिया है। अगले एपिसोड में फिर इनसे मिलेंगे और इसके बाद आगे उनका क्या प्रोजेक्ट है, आगे उनको क्या करना है समाज के लिए, इन सारी बिंदुओं पर बात करेंगे।